मॉर्निंग। ताहिर जी, पहले तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे, रिटेल स्पेस में जिस तरीके के मूव बने हैं पिछले कुछ समय में, कहाँ आप टाइट ये आपका ट्रेंड में एक वन वे री रेटिंग हुई है, कहाँ आपका डीमार्ट में इतनी मैसिव डिक्लाइन आई है, दूसरी तरफ जोमेटो जैसे स्टॉक्स हैं जो भी अब थोड़ा सा एक ऑलमोस्ट इस कैटेगरी में आ गए हैं स्टॉक्स। टाइटन हालांकि कम्प्लीटली अलग है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी मूव्स हैं। यहाँ पर अब एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? नहीं देखिए, रिटेल में भी मतलब आपने जो 2-3 नाम जो आपने बताए, उनमें भी मतलब अलग-अलग बिज़नेस मॉडल्स है, अलग-अलग ड्राइवर्स है और अलग-अलग लीवर्स है ग्रोथ के, तो उनको डायरेक्टली तुलना करना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। बट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बेसिकली ऑल दीज़ 3 आर प्लेज़ ऑन द रिटेल मार्केट। लेकिन जहाँ तक पिछले 2-3 साल या 2 साल का एटलीस्ट मार्केट का रुख रहा है, इन सब चीज़ों में रिटेल जनरली थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है एज़ अ स्पेस। और आप ज्वेलरी रिटेल की बात करें तो उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली इसमें एक नेचुरल टेलविंड होता है जो गोल्ड प्राइसेस के समान में हाथ को मिलता है, तो उसके लिए डायनामिक्स थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। तो आई थिंक ज्वेलर्स को अगर हम साइड पे रखें या उसको अलग से देखें, तो फिर इफ़ यू कम टू द कोर रिटेल, जहाँ पे अपैरल रिटेलर्स हो या ग्रोसरी रिटेल है, वहाँ पे इट इज़ नॉट बीन अ स्मूथ राइड और एग्जीक्यूशन पे बहुत सारा एक्चुअली डिपेंडेंस रहा है। जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा है, वहाँ वहाँ मार्केट ने डिस्प्रोपोर्शनली रिवॉर्ड दिया है। और ये इसेंशियली कहानी रही अब तक की। एंड आई थिंक दैट इज वेयर मार्केट विल बी फोकस्ड ऑन, कि जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग आते जाता है और मार्केट अपॉर्चुनिटी राइट तरीके से अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर लेता है और उसके समान काम करता है, तो आई थिंक दे विल ऑलवेज बी एबल टू काइंड ऑफ ग्रो बेटर देन द, या जगह बन जाएगी आपके लिए टू बी एबल टू ग्रो फास्टर देन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक देयर आर सम प्लेयर्स हु आर मैनेजिंग दैट, और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कत आ रही है। बट थिंग्स कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वी विल हैव टू, तो उस तरीके से देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, वहाँ पे हमें वी विल हैव टू प्रॉब्ली प्लेस मोर फोकस, मोर अटेंशन कंपेयर्ड टू द अदर्स। दूसरा जो मेन टॉपिक है मार्केट को जिसने काफ़ी समय से तंग किया है, वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, चाहे HDFC बैंक हो, कोटक हो, ICICI बैंक हो। हायर लेवल पर क्लियरली यहाँ पर शायद एक FI सेलिंग का इम्पैक्ट है, जो भी है। ये पॉकेट क्या अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा सरदर्दी रहेगी, या यहाँ पर अब मौके हैं? तो देखिए, मौके है यहाँ पे, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मतलब ये एक वैल्यू स्पेस में आके आ चुके हैं। एंड यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहाँ हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब 12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे। और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है, या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि वो उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। सो आई थिंक ये एक वैल्यू अप्रोच यहाँ पे हम काफ़ी समय से लेते आ रहे हैं, और वैल्यू की यही खासियत होती है कि उसमें पेशेंस रखना ज़रूरी हो जाता है। सो आई थिंक वी आर कीपिंग द नेसेसरी लेवल ऑफ पेशेंस। मुझे लगता है कि साइकिल या यहाँ पे मतलब लीवर्स, पॉजिटिव लीवर्स इस सेगमेंट में शायद इंटरेस्ट रेट्स के कर्व कुछ चेंज होते हुए आ सकते हैं। इनिशियल फेज में शायद ये प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स के लिए थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है। सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है। उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि द सेकंड फेज जहाँ वी स्टार्ट सीइंग सम बेटर लिक्विडिटी इन एनी केस दिख रही है, और कॉस्ट भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर हम मॉडरेट होते हुए देखें, तो शायद दैट कैन एक्ट एज अ पॉसिबल पॉजिटिव ट्रिगर which may lift valuations over a period of time. तो I think value proposition है यहाँ पे, and we should think of it as such. ओके, ताई गुड मॉर्निंग, वीरेन दिस साइड फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो। अभी इस अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई, TCS ने जिस प्रकार के नंबर्स दिए,
या फिर एक और चीज़ है, मैं यूएस में बैंक्स के नंबर्स जिस प्रकार की उम्मीदें हैं इस बार, आप आईटी पे क्या व्यू लेके चल रहे हैं? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ जाहिर, क्योंकि दो चीज़ें हैं आईटी में। आईटी चल भी बहुत चुका है, लास्ट 3 महीने डोमिनेट किए इसने, बट अगर आप हिस्टोरिकल हाई से निफ्टी के कंपेयर करें तो अभी भी बहुत स्टिल डिफरेंस परसिस्ट करता है। आईटी पे क्या व्यू ले रहे हैं आप? वैसे वीरू जी, अगर हम सिर्फ आईटी सर्विसेज की बात करें तो फिर थोड़ा आई एग्री विथ यू कि मतलब यहाँ पे वैसे न केवल हमने मार्केट का एक मूव दिखा है, और शायद टीसीएस के अगर हम नतीजे उसको अगर फॉर अ मोमेंट हाँ हम उसको इग्नोर भी करें, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के और रिजल्ट आना बाकी है, तो हम उस प्रकार से ट्रेंड बना नहीं सकते अब तक। लेकिन आई थिंक इन जनरल मतलब यहाँ पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं होगी, वो हमें भी पता है। मतलब वी नो दैट ये अगर 5-7% की ग्रोथ पिछले 1-2 साल रही है, तो शायद ये 5-7% वाला 10-12% हो सकता है। ये 15-20% वाली ग्रोथ स्टोरी इमीडिएटली नहीं बन सकती है। बट आई थिंक यहाँ पे जिस तरीके से वैल्यूएशंस की मूवमेंट आती है, वो ज़्यादातर वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के डेल्टा को देख के ही आती है। तो आई थिंक FY26 के बेसिस पे शायद ये कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी जैसे आपने कहा मूव दिखा चुके हैं, और शायद प्राइसिंग में है, वैल्यूएशन में उनको रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन आई थिंक दिस साइकिल अगर 27 भी अगर कॉन्फिडेंस आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एआई रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो भी शायद अक्रू होने लग जाए कंपनीज के लिए, एंड जो डील फ्लोज की मोमेंटम हमने पिछले 4 क्वार्टर से देखी है वो भी अगर सस्टेन होती है, तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और थोड़ा ग्रोथ की मोमेंटम या स्टॉक्स में और थोड़े री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट आई थिंक जहाँ तक हमारा फोकस है, आई थिंक वी आर नाउ थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड नॉट जस्ट आईटी सर्विसेज। अब तक के लिए हमारे पास फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट जनरली ग्लोबल टेक कंपनीज ही एक ऑप्शन रहा है, and अभी भी है। मतलब दैट इज स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी सेट। लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में हो रहा है, कंज्यूमर फिनटेक, फाइनेंशियल टेक ऑल्सो। हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अलग अलग तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी की बेनिफिट उसमें उभर के आ रही है। इट इज़ एक्सटेंडिंग टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो सच एज इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे टेक का प्रभाव इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन पावर ट्रांसमिशन इन पर्टिकुलर। तो इस तरीके से हमें चॉइस नहीं है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को और थोड़ा एक वाइडर बास्केट के फॉर्म में हम अब हमें देखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी विल हैव टू बिल्ड द अपॉर्चुनिटी सेट फॉर अस। अच्छा ताहिर, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, लेवल्स थे, उस पर बात मैं जरूर करना चाहूँगा। कैपिटल गुड्स इस वक्त थोड़ा सा जिसे कहते हैं आई मीन बिल्कुल एक चैलेंजिंग फेज में है। EBB सिमंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। LNT में काफ़ी सेलिंग हुई लास्ट 1 महीने में, ऑलमोस्ट टेक्निकली टू अराउंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कैपिटल गुड्स पे आप लोग क्या सेंस ले रहे हैं, और LNT इस पॉइंट पे या फिर कैपिटल गुड्स इस पॉइंट पे आपको किस तरीके से प्लेस्ड लग रहे हैं? तो कुछ समय से वीरू जी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल ईयर अप्रैल से करीब हमने मतलब इंडस्ट्रियल्स पे थोड़ा हमारा रुझान हमने थोड़ा कम करने की कोशिश की है। वेटेज जो वहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा हमने हल्का होने की कोशिश की है, और बहुत ज़्यादा ओवरवेट पोजीशन हम लेके चल रहे थे। करीब 500 से 700 बेसिस पॉइंट का ओवरवेट स्टैंस था हमारा बहुत सारे पोर्टफोलियोज में। उसको हमने कुछ हद तक मॉडरेट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने इंडस्ट्रियल स्पेस को बहुत इग्नोर किया है या उसमें बहुत ज़्यादा हमने कटौती की है, लेकिन क्लियरली हमने थोड़ा बहुत उसमें मॉडरेट करने की ज़रूरत देखी है, स्पेशली गिवन द मूवमेंट जो हमने स्टॉक्स में देखा है, इंडिविजुअल सेक्टर्स और सेगमेंट्स में देखा है, चाहे वो रेलवेज हो या डिफेंस हो या जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज हो। लेकिन ये फिर भी अब भी एक पोर्टफोलियोज का एक कोर हिस्सा है, और वहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ रिलेटिवली बेटर है। इनमें हम सब जानते हैं कि 2 इन्फ्लुएंसर्स है ये सेक्टर में, वन इज द ऑर्डर फ्लो और दूसरा है ऑर्डर एग्जीक्यूशन। एंड आई थिंक ऑर्डर फ्लो की हम अगर बात करें और ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें तो हमें इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है या डिस्कम्फर्ट नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली ये सेक्टर की चैलेंजिंग है, इसका
ये बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे यू नॉट बी एबल टू सी लीनियर ग्रोथ। तो आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर में आगे जाके देयर विल बी डिफरेंशिएशन। पिछले 1-1.5 साल में जो हमने देखा है इज, जैसे कहते हैं कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल याट्स, वैसे वाली बात हो गई है जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल companies without exception have performed well। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में execution will matter a lot। Markets will demand ग्रोथ, और ग्रोथ के जो नंबर्स और आंकड़े जो एस्टिमेट्स है उन पे ज़्यादा डिमांड होगी, और इस तरीके से देयर विल नाउ बी अ डिफरेंशिएशन। हो सकता है कि ये सेक्टर में कुछ सेक्टर्स, कुछ सब सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे करें कंपेयर टू द अदर्स, कुछ स्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन वंस अगेन एग्जीक्यूशन ज़्यादा आपको आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं कंपेयर टू सम ऑफ द अदर्स। सो आई थिंक कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, न केवल इंडस्ट्रियल्स में कहूँगा, कुछ और भी जो आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट रही है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन अब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। एंड टू दैट एक्सटेंट आप स्टॉक सिलेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस और ध्यान करना पड़ेगा। सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये बिल्कुल एक क्लियर कट अप्रोच है। एक आखिरी सवाल, ये चाइना फैक्टर मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? मैं सिर्फ मेटल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कंसिडरिंग कि पिछले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी लोगों ने कहा है कि भारत से पैसा निकल कर शायद चीन में जा रहा है, और FIIs की काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग हो रही है इंडिया में, क्या वो कंटिन्यू करेगी? सोनू जी, जहाँ तक मेरी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, देखिए हमने ये फिनोमिनन करीब 2022 के एंड में भी हमने जब देखा था कि इंडिया वाज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू चाइना, और चाइना में एक लॉकडाउन से निकलने का एक जो अपॉर्चुनिटी था वो 2023 में आने की शक्यता थी। ऑलरेडी इंडिया में वो बात हो चुकी थी, प्ले आउट हो चुकी थी। सो आई थिंक वी सॉ इन्वेस्टर मूवमेंट अवे फ्रॉम इंडिया इनटू चाइना, एंड लेकिन चाइना अनफॉर्चुनेटली एज एन इकोनॉमी कुड नॉट डिलीवर, एंड बहुत ही कम समय में हम जानते हैं कि करीब 6 महीने में या लेस देन दैट इन्वेस्टर अटेंशन रिवर्स्ड, और वापस हमने इंडिया की तरफ पॉजिटिव रुझान दिखा था। अब इस बार भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है, लेकिन एक ही मेन डिफरेंस इस बार ये है कि ऑब्वियसली इट इज नाउ सपोर्टेड बाय स्टिमुलस, एंड गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट इज नाउ कमिटेड नॉट ओनली टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बट ऑल्सो एक तरीके से, मतलब इक्विटी मार्केट्स को वहाँ पे एक सपोर्ट देने की कोशिश डेफिनेटली की जा रही हो, ऐसे ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो आई थिंक दिस टाइम अराउंड इट विल नॉट बी अ वेरी क्विक इन एंड आउट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स जो वहाँ अभी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे विल समवॉट बी परसिस्टेंट विद इट। तो मेरा ये मानना रहेगा कि जो ये शिफ्ट ऑफ फ्लोज हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू चाइना या फ्रॉम अदर इमर्जिंग मार्केट्स टू चाइना माइट कंटिन्यू फॉर समवॉट लॉन्गर कंपेयर टू व्हाट हैपेंड द लास्ट टाइम। लेकिन ऑब्वियसली हम ये भी जानते हैं कि चाइना में देयर आर सम ऑफ दो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, एंड कहीं ना कहीं जाके दिस ट्रेड इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड। It might be definitely something which will be used as an arbitrage for the near future. Maybe a year or so we could see this continue, and after that वापस हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर इंडिया तब तक कुछ अगर हद तक रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव दिखाई देता है, तो आई थिंक इन्वेस्टर अटेंशन शुड कम बैक टू इंडिया। ऑलराइट ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अच्छे नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे, और अब हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल Subscribe.